हेलो फ्रेंड्स, आज हम लूसेंट जीके में संविधान को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक उसमें दिया हुआ है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो अंग्रेज है वो भारत आते कैसे हैं। तो 1600 की बात है। अंग्रेज जो है वो भारत ऐसे ही घूमने आते हैं और वो यहाँ आकर देखते हैं कि यहाँ पर जो बाकी की यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ के व्यापारी अच्छा खासा व्यापार कर रहे और पैसा कमा रहे। इसके बाद ये अंग्रेज वापस जाते कहाँ, ब्रिटेन जाते हैं और ब्रिटेन में जाकर ये व्यापारियों का क्या बनाते, एक ग्रुप बनाते और वो व्यापारियों का जो ग्रुप होता है वो जाता है महारानी एलिजाबेथ के पास जाता है और उनसे जाकर कहता है कि हमें पूर्वी देशों में व्यापार करने का अधिकार चाहिए। तो महारानी एलिजाबेथ जो होती हैं वो 31 दिसंबर 1600 को राजलेख पर हस्ताक्षर करके ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का परमिशन दे देती है, जो कि 15 वर्षों के लिए था और ये एक एकाधिकार था। इसका मतलब है कि ब्रिटेन की और कोई कंपनी भारत में आकर व्यापार नहीं कर सकती थी। अब इसके बाद हमें देखना ये है कि यहाँ पर तो कंपनी सिर्फ व्यापार करने आई थी, पर कंपनी को 1600 से लेकर 1773 का जो टाइम मिला था, इस टाइम में कंपनी ने क्या किया, इसने यहाँ पर व्यापार के साथ साथ क्षेत्रों को जीतना भी स्टार्ट कर दिया था। इसने 3 प्रेसिडेंसी स्थापित कर ली थी, मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कोलकाता प्रेसिडेंसी। फिर 1757 में प्लासी का युद्ध होता है, अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, अंग्रेज इसको भी जीत जाते हैं। 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। हमें ये याद रखना होगा, जो बक्सर का युद्ध होता है उसमें मुगल बादशाह भी अंग्रेजों से हार जाते हैं, जिसके कारण इलाहाबाद की संधि जो होती है वो मुगल बादशाह के साथ होती है और मुगल बादशाह से इलाहाबाद की संधि में अंग्रेज जो होते हैं वो बंगाल का राजस्व का अधिकार अपने हाथों में ले लेते हैं। इसके बाद अंग्रेज जो थे वो भारत पे क्या करना स्टार्ट कर देते, शासन करना स्टार्ट कर देते और जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती भारत से पैसा लूट लूट कर कहाँ ले जा रही थी, ब्रिटेन ले जा रही थी। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे वो लोग पर्सनली व्यापार भी करने लगे थे और बहुत पैसा कमा रहे थे। अब ब्रिटेन की जनता को लगता है कि हमें तो भारत में व्यापार करने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर व्यापार कर सकती है। तो ब्रिटेन की सरकार ने सोचा यदि कंपनी इसी प्रकार भारत को लूटते रही तो कंपनी को भारत छोड़कर आना पड़ेगा और कंपनी जो पैसा कमा रही, ब्रिटेन की सरकार ने सोचा ये पैसा जो है वो ब्रिटेन के विकास में लगना चाहिए। ये सोचकर ब्रिटेन की जो सरकार है वो अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाती है, जो कि कंपनी पर शासन करने के लिए लाती है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान देखेंगे हम। कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। इसका मतलब है कि पहली बार कोई एक्ट कंपनी के लिए लाया गया था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली। हम जानते हैं कि इससे पहले 1600 में कंपनी के व्यापारिक कार्यों को मान्यता मिल चुकी थी। अब यहाँ पर वो राजनीति करने लगी थी, इसलिए प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को भी सरकार ने मान्यता दे दी। केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई, इसको हम थोड़ा बाद में समझेंगे। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो मुंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर का जो पावर था वो बढ़ गया, इसीलिए बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे, क्योंकि अंतिम यदि बंगाल का गवर्नर पूछे तो भी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स आएंगे और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो भी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स आएंगे, क्योंकि व्यक्ति नहीं बदला है, यहाँ पर पद का नाम बदला है। इसके बाद हम देखते हैं कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। मतलब एक अब पूरा केंद्रीकरण हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गवर्नर है और उसकी एक परिषद है जिसमें उसकी सहायता के लिए 4 सदस्य है। इसी को यहाँ पर जो कहा गया केंद्रीय प्रशासन की
केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसी को कहा गया है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे। इसके बाद और क्या हुआ इस एक्ट में? इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया? क्योंकि कर्मचारी पर्सनल व्यापार कर रहे थे और इसी से पैसा कमा के लूट कर भारत से ब्रिटेन ले जा रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इससे भारत में राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी देना अनिवार्य कर दी गई। इसका मतलब ये है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब समझते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे ये ब्रिटेन में थे, इंग्लैंड में थे, और जिन लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई थी, जो व्यापारियों का ग्रुप था, उन्हीं व्यापारियों में से 24 सदस्य थे जिन्होंने ज़्यादा पैसा कंपनी में लगाया हुआ था। उनको ही क्या बोला गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा गया। और ये जो संस्था थी, ये संस्था ब्रिटेन में थी, और इस संस्था को सरकार ने कहा कि आपको भारत में राजस्व से रिलेटेड, नागरिक से रिलेटेड और सैन्य मामलों से रिलेटेड जो भी मामले होंगे उसकी जानकारी हमें देना ज़रूरी होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 आता है। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया, जिसके अनुसार कलकत्ता की सरकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दिया गया। अब इसका मतलब ये है कि कलकत्ता की जो सरकार थी, बंगाल में जो सरकार हमने अभी पढ़ी, तो इस एक्ट को लाने का कारण ये था क्योंकि अंग्रेज ने बंगाल का और ज़्यादा क्षेत्र जीत चुके थे, बिहार को भी जीत चुके थे और उड़ीसा को भी जीत चुके थे। अब सरकार के सामने ये प्रॉब्लम थी कि अब इन क्षेत्रों के लिए विधि कौन बनाएगा, इसलिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया और कहा गया कि कलकत्ता की सरकार ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए क्या बनाएगी? एक्ट बनाएगी। रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में हर 20 वर्षों में व्यापारिक एकाधिकार बढ़ाने के लिए एक्ट आना था, परंतु बीच में कुछ एक्ट और लाए जाने होते हैं क्योंकि ज़रूरत होती है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। इसके बाद अब पिट्स क्यों कहा गया? क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विलियम पिट्स थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस एक्ट को लाया गया था। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। इसका प्रारंभ इसलिए किया गया क्योंकि हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना कर दी गई है, साथ में केंद्रीय प्रशासन की, मतलब बंगाल का गवर्नर और उसकी परिषद की भी क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। परंतु 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में इन्होंने गलत ये कर दिया कि कार्य क्षेत्र के बारे में नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या कार्य क्षेत्र होगा और जो सरकार है उसका क्या कार्य क्षेत्र होगा। तो इन दोनों को लेकर इनके बीच में क्या होते रहता था? सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में विवाद होता रहता था। इन विवादों से निपटने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमें पता है ये तो पहले से ही था वहाँ पर इंग्लैंड में, जिसमें कितने सदस्य थे? 24 सदस्य थे। अब एक दूसरी बॉडी बनाई गई जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसमें 6 सदस्य थे। ये जो 24 सदस्य थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य थे और ये जो 6 सदस्य थे ये सरकार के सदस्य थे, ब्रिटेन की सरकार के सदस्य थे। यहाँ पर सरकार क्या कर रही थी? धीरे धीरे करके जो कंपनी का शासन है अपने हाथों में लेना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ दोहरे प्रशासन में क्या किया सरकार ने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कहा कि आप व्यापारिक मामलों को देखिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि सरकार के ही लोग थे उन्हें कहा कि राजनीतिक मामलों को आप देखिए। अब रेगुलेटिंग एक्ट को 20 वर्ष हो चुके थे। 1773 में आया था, अब 1793 का चार्टर अधिनियम आता है। इसमें व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाने के लिए ये अधिनियम आता है। चार्टर इसीलिए कहा गया क्योंकि जितने भी एक्ट जो कि कंपनी पर शासन करने के लिए आए उन्हें चार्टर कहा गया है। बाद के जो एक्ट आएंगे उन्हें भारत शासन अधिनियम या भारत परिषद अधिनियम कहा गया है, ये हम बाद में देखेंगे। 1793 के चार्टर अधिनियम में क्या कहा गया? इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। इसका विरोध बाद में किया गया था। विरोध इसलिए किया गया क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था ये कहाँ पर थे? ये थे इंग्लैंड में थे, और राजस्व भारत के राजस्व से वेतन और सारा खर्चा देने की बात की जा रही थी, जो कि गलत था। इसके बाद 20 वर्ष फिर हो चुके थे और 1833 का चार्टर अधिनियम आया। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए मतलब वही व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिए गए। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। इसका कारण ये था क्योंकि ब्रिटेन
में औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि वहाँ पर उद्योगों में प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन रहे थे और उन लोगों के पास में मार्केट नहीं था। और हमें पता है कि ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ही क्या दे रखा था, भारत में एकाधिकार दे रखा था कि वही एक कंपनी यहाँ पर क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। अब ब्रिटेन की जो बाकी कंपनी थी उनके पास में मार्केट की कमी थी कि वो अपना सामान कहाँ सेल करे। तो इसके लिए वहाँ की जनता जो होती है, जो व्यापारी होते हैं, वो ब्रिटेन की सरकार से कहते हैं कि हमें भी भारत में जाना है। तो यही सोचकर जो ब्रिटेन की सरकार होती है वो इसीलिए भारत के साथ कंपनी के एकाधिकार को क्या कर देती है, छीन लेती है। परंतु चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार को, क्योंकि कंपनी के पास कुछ तो बचना चाहिए था, तो चाय का व्यापार छोड़ देती है कि चाय का व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, साथ ही चीन के साथ भी व्यापार सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी, कोई और कंपनी इसके साथ व्यापार नहीं करेगी। इसके बाद कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। यही कारण है अब सभी यहाँ पर आकर भारत में व्यापार कर सकते थे। 1833 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1833 के अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। 1833 से पहले जितने भी ईसाई मिशनरी, जो ईसाई पादरी होते, जो ईसाई मिशनरी होते, इनका काम क्या होता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो 1813 तक इन लोगों को भारत आकर धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति नहीं थी, परंतु 1813 के एक्ट में इन्हें ये अनुमति मिल जाती है। अब फिर से 20 वर्ष हो चुके थे। 1813 के बाद 1833 का चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः ही समाप्त कर दिया। इसका कारण ये रहा कि जो कंपनी थी, कंपनी ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, चीन के साथ विवाद हो जाता है। तो चीन के साथ विवाद होने के कारण चीन से इसका व्यापार खत्म हो जाता है। और चाय का व्यापार के साथ क्या होता है कि जो पुर्तगाली थे ये क्या करते हैं, चाय का व्यापार जो होता है वो ब्लैक में चाय बेचने लगते हैं, दूसरे देशों को सस्ते में चाय बेचने लगते हैं। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या होने लगता है, नुकसान होने लगता है। तो 1833 ईस्वी का एक्ट में सरकार क्या करती है, पूर्णतः ही एकाधिकार को समाप्त कर देती है। कंपनी से कहती अब आप सिर्फ भारत में क्या करोगे, आप सिर्फ भारत में शासन करोगे, व्यापार नहीं करोगे। इसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि अभी तक व्यापार कर रहे थे और बंगाल से ही सब कुछ हो रहा था, परंतु अब पूरा शासन ही कंपनी को संभालना था, इसलिए बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मुंबई तथा मद्रास की परिषदों को विधि निर्माण शक्तियाँ को वापस ले लिया गया। पहले के एक्ट में क्या किया गया था कि बम्बई मद्रास की जो परिषदें थी, गवर्नर की परिषद थी, वो क्या कर सकती थी, अपने लिए, अपने क्षेत्रों के लिए कानून बना सकती थी, परंतु इस एक्ट में उनसे कानून बनाने का अधिकार ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। अब इसका मतलब ये है कि गवर्नर जनरल थे और उनकी जो परिषद थी उसमें अभी तक कितने सदस्य थे, 4, स्टार्टिंग में 4 सदस्य थे, बीच में 3 कर देते, परंतु अब फिर से क्या करते, एक चौथा सदस्य को फिर से ऐड किया जाता है। और ये चौथा सदस्य कौन होता है, विधि सदस्य होता है। विधि सदस्य को भारत में जो कुप्रथाएं थी, जैसे दास प्रथा हो गई, सती प्रथा हो गई, इन सब प्रथाओं को खत्म करने के लिए विधि सदस्य को ऐड किया जाता है, शामिल किया जाता है। और इसी एक्ट के तहत 1843 में दास प्रथा का क्या कर दिया जाता है, अंत कर दिया जाता है। इसके बाद फिर से 20 साल हो चुके थे और 1853 का चार्टर अधिनियम आता है। अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई और इसके लिए 1854 में मेकाले समिति की नियुक्ति की गई। अब इसको हम समझते। पहले क्या होता था, जो कंपनी होती थी, कंपनी क्या करती थी, अपने अकॉर्डिंग जिसको लगता था अपनी कंपनी में उसको वो नियुक्त कर लेती थी, परंतु सरकार धीरे धीरे क्या कर रही थी, कंपनी से शासन अपने हाथों में ले रही थी। इसीलिए सरकार ने कहा कि अब कंपनी में जो भी कर्मचारी काम करेंगे उनके लिए क्या करवाई जाएगी, प्रतियोगी परीक्षा करवाई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा करवाई जाएगी और इस परीक्षा को आयोजित करवाने के लिए क्या किया जाता है, 1854 में मेकाले समिति की नियुक्ति की जाती है। दूसरा है अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया जाता है। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। अब इसको हम समझेंगे। गवर्नर जनरल था और उसकी परिषद थी, तो जिसे हम कार्यकारिणी कहेंगे, और इस कार्यकारिणी को कौन से कार्य दिए गए, प्रशासनिक कार्य दिए गए। और विधि निर्माण के लिए
गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के साथ जब 6 सदस्य और ऐड किए गए, जिन्हें हम पार्षद कह रहे हैं, तब इनका काम क्या हुआ, विधायिका की तरह ये काम करेंगे। और ये किस काम करेंगे, विधि बनाने का काम करेंगे। ये जो 6 सदस्य थे, ये गैर सरकारी सदस्य थे, इन्हें कोई ज़्यादा पावर नहीं दी गई थी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे और वीडियो के लिए।